अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 365 डिग्री में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। आज दिन में काफ़ी हलचल देखने में आई है, सियासी तौर पर भी, और कुछ ऐसे वाक़यात भी रोनमा हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे और जिस पर बहुत ज़्यादा बातें भी हुई हैं, और उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। सबसे मेन टॉपिक जिस पर आज सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी वो है सोहेल वड़ाइच साहब का एक कॉलम था जिसने बहुत हलचल मचाई हुई। सोशल मीडिया पर भी उस पर बहुत सारी बातें हो रही थी। पर DGISPR की जानिब से आज कहा गया कि 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है, और आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में माफ़ी की कोई बात नहीं की है। और सोहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। तर्जमान पाक फ़ौज ने ये वजाहत आज पेश की है। सबसे पहले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नईम कुरैशी साहब, सीनियर तजज़ियाकार, इनको खुशामदीद करेंगे। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हैं, चेयरमैन तहरीक नौजवान आने पाकिस्तान, इनको भी प्रोग्राम में आज वेलकम करेंगे। सबसे पहले अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहेंगे। वजाहत आई है DGISPR की जानिब से और उन्होंने कहा कि 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है, और जिस कॉलम पर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से बहुत गुफ्तगू की जा रही थी, उस पर भी आज वजाहत पेश की है। क्या कहेंगे, क्या मामला है, क्या समझ में आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाक फौज की तर्जुमानी अगर किसी को हक है कानूनी और इखलाकी, वो है अफवाज पाकिस्तान के जी। तर्जुमान DGISPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी, जो उनका इदारा और वो खुद सारा वक्त हर किस्म की बातचीत के ऊपर बात करते हैं, मौजू के ऊपर। दूसरी बात यह है कि फ़ौज को कोई तर्जुमान नहीं चाहिए जो कि बाहर से आए। और आपको याद है कि जब मलिक रियाज का एक केस आया और उसमें कहा गया कि जी शोहदा के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाएँगी, तो फ़ौज ने बड़ा वाज़ेह कहा कि शोहदा के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तक जितना भी शोहदा फंड है, अफ़वाज पाकिस्तान ने वो अपने जो पैसों से जो है, जो अपने उनके अकाउंट्स हैं, उनके ज़रिए एडजस्ट किया है, और वो शोहदा का ख़्याल रखना जानते हैं और उनकी फ़ैमिली को जो है वो पाल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब जो है सोहेल वड़ाइच साहब जैसे जो है माशाल्लाह वो बड़े एक अच्छे मेरे ख़्याल में सहाफ़ी हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है सोहेल वड़ाइच साहब जो हैं, मेरे ख़्याल में शायद वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम्म। और अपने अंदाज़ के अंदर जो वो समझे, जो उन्होंने अपना नतीजा निकालना था, उसके मुताबिक एक कॉलम लिख मारा। और ज़ाहिर है कॉलम तो आर्मी चीफ़ पे रोज़ाना सैकड़ों के करीब जो है कॉलम लिखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार ISPR उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे। इस पे ISPR का रिस्पॉन्ड करना इसलिए जो कि कहा जा रहा है कि जनाब 2-4 दिन गुज़र गए कॉलम को और फिर अब क्यों रिस्पॉन्स आया? मेरा ख़्याल है उसकी पीछे बुनियादी वजह ये है कि जब अफ़वाज पाकिस्तान के इस फ़ैसले को जो उन्होंने ये बात कही कि 3 दफ़ा ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भी PTI के चेयरमैन को, बानी चेयरमैन को बातचीत करनी है या PTI को बात करनी है, वो हुकूमत वक़्त के साथ करेगी। और 9 मई के वाक़यात जो हैं, वो जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व्ड हैं, वो अपने कैफ़रे किरदार पर पहुँचेंगे, वो माफ़ी माँगेंगे और साथ अपनी सज़ाओं को भुगतेंगे, और जो पीछे लोग रह जाएँगे, उनको पूरी तरीके से सियासत में अमल करने का बिल्कुल इख्तियार होगा। अब दूसरी जानिब जो है सोहेल वड़ाइच साहब का इसलिए ये मेरे ख़्याल में एक अहम फ़ैसला हो हम्म। गया, क्योंकि इसका चर्चा ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि एंड टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसेज़ के अंदर जो है, वो ज़मानत मंज़ूर कर ली बानी चेयरमैन की। लेकिन याद रखिए कि इससे कहीं भी जो है बानी चेयरमैन बाहर आने की बात नहीं हो रही, क्योंकि उनको ऊपर बाकायदा जो है वो एक जुर्म साबित हो चुका है, और वो उनके ऊपर तोशाखाना का भी एक मुकदमा है, उनके ऊपर जो है इद्दत केस के ऊपर भी मामला है, और वो और उनकी अहलिया बुशरा साहिबा जो है, जी। वो एक कानून के, पाकिस्तान की ताज़ीरात के मुताबिक जो है, वो सज़ा भुगत रहे हैं। इसलिए इससे कहीं ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो बातें कि जी मग़रिब में गए थे तो अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो कह दिया। मैं अमेरिका के कहने के ऊपर ज़रा आपको ये बावर कराना चाहता हूँ अपनी कौम को कि ये वही आर्मी चीफ़ हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके लिए जो है अमेरिका तारीफ़ करते-करते थकता नहीं है। जिनका लिए ये कहा जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर कि जनाब इन्होंने पूरे खित्ते के लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया। हम्म। ये वही आर्मी चीफ़ हैं जिन्होंने जो है 4 दफ़ा जब मार्को रूबियो साहब का फ़ोन आया तो कहा कि जनाब हमने जंग थोड़ी शुरू की है, जंग तो शुरू की है भारत ने, आप उनसे बात करें।
पहली दफ़ा जो मेरी इत्तलात है, आर्मी चीफ ने फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया। ये देखिए ये बड़ी बात होती है और फिर ये वही आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने जब जेडी वेंस ने ये कहा कि जी थोड़ा इंडिया को अपना गुस्सा निकालने दें पहलगाम पे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये वही आर्मी चीफ हैं जो डट के खड़े हो गए जी, दहशतगर्दों के सामने भी और पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने भी, तो ये हमारे लिए बाइश फ़ख्र है। बिल्कुल। कोई बैकडोर डील करना हुँ, इनका काम नहीं है। ना मैं ये समझता हूँ कि वो किसी दबाव में आएँगे, ना अमरीकी दबाव में आएँगे, ना वो किसी जो है अंदरूनी दबाव में आएँगे। और सबसे बढ़कर जो मैं इसकी बात की जो मेरी इसमें वज़न मज़ीद बढ़ेगा, हुँ, आपको याद होगा कि हमारे फ़ील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ़ थे और उस टाइम पे जनरल के एक 4 स्टार जनरल थे। तो उस टाइम पे आपको याद है कि जो बाइडेन इंतज़ामिया के अंदर बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर जो शाहीन 3 मिसाइल का प्रोग्राम था, उस पे पाबंदियाँ आयद की गईं। हुँ, इसी तरीके से फिर जो एक और जो दरमियान में इश्यू आ गया, उसके ऊपर भी आर्मी चीफ साहब जो थे, वो आपको याद है कि जब 365 अरकान कांग्रेस ने हुँ, बाकायदा अमेरिका में ये करारदाद मंजूर की कि बानी चेयरमैन को रिहा किया जाए, तो पाकिस्तान ने उसको खातिर में नहीं लाया। बिल्कुल। इससे ये तमाम मिसालें देने का मकसद ये है कि बताया ये जा रहा है कि आर्मी चीफ जो कब पहले कभी किसी दबाव में नहीं आए, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक जीते हुए मुल्क के एक न्यूक्लियर आर्मी के सरबराह हैं, वो फील्ड मार्शल के ओहदे पे तैनात हैं और उन्होंने अपना सियासत से दूर-दूर तक दिलचस्पी का इज़हार जो है उसको रद्द कर दिया है, जो उनके मुतल्लिक बिल्कुल ठीक। तासुर कायम किया जा रहा है। तो सोहेल वड़ाइक साहब के कॉलम पर रिस्पॉन्ड इसलिए किया गया, क्योंकि एक ऐसे ही वक़्त में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला आ गया, जिसको मेरे हुँ, ख़्याल में जो है लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहिएगा। नईम कुरैशी साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब बहुत दिनों से बातें गर्दिश कर रही थी उस कॉलम के हवाले से, फिर माफ़ी तलाफ़ी की भी बात हो रही थी। जिस तरह से अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा कि आज वज़ाहत पेश करना इसलिए ज़रूरी समझा कि आज केस का फ़ैसला भी आ गया और उसके बाद साथियों ने सवाल भी किया। 9 मई फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है, बारहा इस पर बात होती रही है। क्या कहेंगे, क्यों कॉलम लिखने की ज़रूरत पेश आई सोहेल वड़ाइक साहब को? जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए ये बात अब्दुल्ला गुल साहब ने जिस तरह फरमाई है बिल्कुल दुरुस्त है कि DGISPR जो है उन्हीं को ये हक हासिल है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज से जो भी वज़ाहत करनी हो या कोई भी इशू हो तो उस पे वही इसकी वज़ाहत करते हैं। हुँ, अब अगर चूँकि DG साहब ने ये वज़ाहत कर दी और ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये एक मन घड़त इंटरव्यू है, जी, तो ज़ाहिर है कि हमें उनकी ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए और हम तस्लीम करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि सवालात बहरहाल बहुत खड़े हो गए। देखिए, सुहेल वड़ाई साहब भी एक बड़े मशहूर-ओ-मारूफ सहाफ़ी हैं, बड़े रिस्पेक्टेड सहाफ़ी हैं। हुँ, उनकी मुख्तदर हलकों में पहुँच भी है, उनके रवाबित भी हैं। उनसे इस बात की तवक्का करना कि मौजूदा हालात में वो फ़ील्ड मार्शल साहब के हवाले से कोई मन घड़त, मैं बार-बार ये इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये डीजी साहब ने इस्तेमाल किया कि मन घड़त किस्म की बिल्कुल। स्टोरी डालनी इस वक़्त बहुत मुश्किल लगता है। अब ये तो सुहेल साहब ही बता सकेंगे कि उनके क्या मकासद हैं, किस वजह से उन्होंने किया। डीजी साहब का ख़्याल ये है कि उन्होंने शोहरत के लिए किया, मुझे तो लगता है कि वो पहले ही बहुत शोहरत याफ़्ता शख्सियत हैं। अब एक बात अब्दुल्ला गुल साहब ने और भी कही कि ये डीजी साहब का ही हक है कि वो मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से कोई बात करे और किसी को बिल्कुल। उनकी तर्जुमानी जो है करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि टेलीविज़न पर बहुत सारे खुद साख्ता तर्जुमान जो है वो नज़र आते हैं हमें मुक़्तदा के और एस्टेब्लिशमेंट के। हुँ, तो मुझे लगता ये है कि ये दिस इज़ हाई टाइम कि उनको भी थोड़ा-सा जो है वो कॉल की दी जाए कि उन्हें भी खुद साख्ता तर्जुमान पर हुँ, बनने से जो है वो गुरेज़ करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि 5 दिन का वक़्फ़ा हो गया, हफ़्ता, इतवार, पीर 3 दिन तक मुसलसल ये कॉलम जो है छपता रहा। अब जब उसकी तरदीद 5 दिन के बाद आई है, तो ज़ाहिर है इस पे गुफ्तगू तो होगी और बहुत सारे लोग बहुत हुँ, सारी बातें करेंगे। हुँ, और मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में 8 ज़मानतों का फैसला हुआ इमरान खान साहब की, उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, इस इंटरव्यू से भी, जो कि अब तो हम यही कह सकते हैं कि खुद साख्ता इंटरव्यू था और उसमें माफ़ी के हवाले से जो कुछ भी मंसूब किया गया फील्ड मार्शल साहब से वो गलत था। उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की, तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस पे तबसरा करें। बिल्कुल, अगर इदारा ये बिल्कुल। कहता है कि उन्होंने ये बातें नहीं की,
तो मैं समझता हूँ कि फिर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली जमानतों का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि डीजी साहब ने कहा कि ये अफवाज पाकिस्तान का नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम का ये मुकदमा बिल्कुल। है 9 मई का। उसमें मेरी राय ये है कि देखिए इस पे फिर बड़ा इख्तलाफ है। डीजी साहब कह तो देते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप ये कहते हैं कि ये कौम का मुकदमा है, तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि इसी कौम ने जो है वो 8 फरवरी को जो है वो पीटीआई को वोट दिए हैं। इस ठीक मुल्क है। की अवाम ने नईम कुरैशी साहब फैसला साथ ही रहिएगा, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की जानिब आएंगे। अब्दुल्ला साहब, खुद साख्ता तर्जमानी की आपने बात की, कितना अलार्मिंग है उन लोगों के लिए जो खुद साख्ता तर्जमान बन जाते हैं। आज वाज़े तौर पर पैगाम दिया है कि फ़ौज के तर्जमान, अगर कोई बात की जाएगी DGI-SPR की जानिब से ही बात की जाएगी, बाकी किसी भी ज़राए से कोई खबर आती है, कोई बात आती है, उसको ऑथेंटिक ना समझा जाए। कितना अलार्मिंग है उन लोगों के लिए जो खुद साख्ता तर्जमान बनते हैं? मेरे ख्याल है ये बहुत अलार्मिंग है। अभी जिस तरह से नईम कुरैशी साहब ने फरमाया कि जो खुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं या अपने आप को जो पोर्ट्रे करते हैं, या शायद वो कभी देखे ना मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, अभी किसी एक का क्या नाम लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास इंफॉर्मेशन भी होती हैं। ठीक। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है, देखिए सहाफ़ी का काम है खबर लाना, और खबर की अथेंटिक होना या ना होना ये मेरे ख्याल में कौमी सलामती के इदारे जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं। अभी मतलब बहुत सारी, आपको पता है पाक भारत जंग के अंदर बहुत सारे ये खुद साख्ता सहाफ़ी जो थे, ये आपको मालूम है तरह-तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन हक़ाइक़ जो थे हम तभी तस्लीम कर सकते थे जब हमारे जो आईएसपीआर का इदारा है, जब वो उसकी तस्दीक करता है। इसीलिए आपने देखा कि आर्मी चीफ जहाँ भी जाते हैं, डीजी आईएसपीआर उनके साथ साये की तरह होते हैं, और ये कोर कमेटी होती है, जो आर्मी चीफ की कोर कमेटी है, उसके अंदर जो कि इमीडिएट जिन लोगों के साथ रवाबित होते हैं, उसमें डीजीएमओ होते हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस को देखते हैं, डीजीएमआई होते हैं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के मामलात को देख रहे हैं, इसी तरीके से जो डीजीआईएसआई हैं उनका एक अहम किरदार है, एडजुटेंट जनरल हैं, इसी तरीके से जो डीजीआईएसपीआर हैं, ये एक अहम तरीन लोग होते हैं जिनके साथ मशावरत चलती है, और ये रोजमर्रा की बुनियाद पे आर्मी के रोजाना जो मामलात होते हैं उनको देखते हैं। बिल्कुल। अब मसला यहाँ ये है कि ये डीजीआईएसपीआर ने अगर जो बात कही है, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। देखिए सोहेल बड़ाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा बड़े रीरक हैं, बड़े समझदार हैं, पुराने मंजे हुए सहाफ़ी हैं, लेकिन क्या सोहेल बड़ाई साहब जो हैं, क्या वही मैंने अन तस्लीम किए? क्योंकि ज़ाहिर है आर्मी चीफ ने किस कॉन्टेक्स्ट में अगर इवन ये बात कही भी है कि जनाब माफ़ी हो ना, तो माफ़ी तो वो तो डीजीआईएसपीआर भी यही कह चुके हैं 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जनाब माफ़ी माँगे, और माफ़ी माँग के कानून का सामना करें, बिल्कुल ठीक। हुकूमत के साथ रवाबित रखें। हम एम्पायर अपनी उँगली नहीं उठाएगा और कोई जीएचक्यू रोल नहीं प्ले करेगा। गेट नंबर 4 जो है वो बंद हो चुका हमेशा के लिए। इसलिए आपने देखा कि जब बेयारो मददगार लोग फिर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में अपनी अंडरस्टैंडिंग की बात है। सोहेल बड़ाई साहब ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो चीज़ को ली। ये मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ कि कुरान मजीद जो है वो आपको मालूम है कि उसमें ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं है, ता क़यामत नहीं होगा। बिल्कुल। जिस दिन से शुरू हुआ अलिफ लाम मीम से लेके वन नास तक जो है, वो हमेशा इंशाअल्लाह ताला ये सीनों का एक इल्म है, और ये सीना बसीना बेशक, चलेगा। इसमें बेशक, कोई गलती, कमी, बेशक। कोताही नहीं है। ये बात तो तय हो गई। अब आप मुझे ये बताएँ कि कितनी कुरान मजीद की तफ़सीरें लिखी जा चुकी हैं और कितनी मज़ीद आने वाले वक़्तों में लिखी जाएँगी। तो क्या हम पहली तफ़सीर को जो है, क्या उसके अंदर कोई झोल तलाश कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। देखने वाले की निगाह है, शायद वो अपने उस टाइम पे खुशी के मूड में है, तो तफ़सीर का एक तर्ज जो है, तर्ज़ तहरीर फ़र्क है। अभी वो गम के अंदर है, उसका तर्ज़ तहरीर मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल ठीक। खुदा को देखने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और मेरे ख्याल में हालात और वाक़यात को एक सहाफ़ी जो देखता है, उसका एक अपना तरीका है, और एक आर्मी चीफ जो है, उसका देखने का अपना तरीका है। तो मेरे ख्याल में ये एक शायद यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मेरे ख्याल में वक़्त के साथ-साथ दूर हो ठीक है, जाएगी। बहुत अच्छे लेकिन तरीके जैसे से। नईम कुरैशी साहब ने कहा, बहुत सारे सवालात यकीनन जन्म लेते हैं जब अमेरिका की बात आती है, जब लॉबिस्ट जो है बाकायदा तहरीक-ए-इंसाफ ने हायर किए हुए हैं, और हमें ये भी मालूम है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो लॉबिंग है, वो बड़ी उनके लिए पैसा खर्च किया, करोड़ों बिल्कुल। जो है वो डॉलर उनके लिए खर्च किए गए। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ काम तो वो करते हैं, लेकिन
मैं नहीं समझता कि आर्मी चीफ जो शख्सियत मर्द आहान मौजूद हैं, वो किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे तरीके से आपने एलैबोरेट किया और मिसाल भी आपकी बहुत उम्दा थी। नईम कुरैशी साहब की जानिब बढ़ेंगे। नईम कुरैशी साहब, उनकी सुहेल वड़ाइच साहब की असेसमेंट गलत हो सकती है, उनकी ज़ाती राय हो सकती है जो उन्होंने कॉलम लिखा, लेकिन क्या इतने सीनियर सहाफ़ी को मुहतात नहीं रहना चाहिए था? जहां इतनी ट्रोलिंग होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाक फ़ौज को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या लगता है आपको? बिल्कुल आप कह सकते हैं, जाहिर है कि सहाफ़त का तो ये तकाजा है, इंसाफ का भी तकाजा है कि उन्हें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा देखिए, ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि चूंकि इसमें फौज इन्वॉल्व, फील्ड मार्शल साहब का मामला है, तो बड़ी वजाहत के साथ निगेट कर दिया गया है। वरना अमूमन आपको पता है कि सियासी शख्सियात जब किसी चीज को डिनाई करते हैं तो वो कहते हैं कि जी सियाको सबाक से हटके कहा गया है, हमने ये नहीं कहा था, इन्होंने ये समझा। मसला यहाँ ये आ पड़ा है कि वो बड़ा कैटेगोरिकली मतलब कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जबकि सुहेल वड़ाई साहब ने तो 2 घंटे का टाइम भी बताया कि जी 2 घंटे हुए, फिर ये भी हुआ, और फिर पै दर पै अच्छा, आपने नईम देखा। कुरैशी साहब, आपको लगता नहीं है कि अब पीक एक्ट की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो एक इतने सीनियर सियासतदान, इतने जीरक सियासतदान, गलती सबसे हो जाती है, तो उन पर क्या पीक एक्ट लागू होगा? क्योंकि सहाफ़ी हलकों में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है इस बारे में कि क्या सुहेल वड़ाइच साहब पे पीक एक्ट लागू होगा? उसी तरफ आ रहा था, मैं इत्तेफाक से उसी तरफ आ रहा था जी जी जी। कि अब होता ये है कि चूंकि ये कैटेगोरिकली मना कर दिया गया है और ये कहा गया कि जी ये मन घड़त है, मैं बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये बड़ा सख्त लफ्ज है। सुहेल वड़ाइच साहब जिस पाए के सहाफी हैं, उनके लिए ये बड़ा सख्त लफ्ज है, ये कहा जाए कि जी ये मन घड़त स्टोरी है, और ये भी कहा जाए कि किसी फायदे के लिए उन्होंने किया है या शोहरत के लिए ये किया है, तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं एक प्रोफेशनल सहाफी के लिए। तो फिर उससे एक सवाल ये भी खड़ा हो जाएगा कि क्या ये फेक न्यूज की जाहिर है, जब आपने फेक न्यूज को आप उर्दू में मन घड़त ही कह सकते हैं, तो अब अगर क्या ऐसी सिचुएशन में ये सवाल बड़ा वैलिड है, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि 500 से ज्यादा मुकदमात जो है नईम कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत अहम है ये बात सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से करना, और क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब पाक फौज से ऊपर नहीं है, मुल्की सालमियत से ऊपर नहीं है, तो अगर कोई ऐसा बयान उनकी जानिब से दिया जाता है जिससे जो है वो पाक फौज की सालमियत को, मुल्की सालमियत को कोई नुकसान पहुँचता है, दुश्मन आगे बहुत सारे हैं, उनको कोई मौका मिलता है उनके खिलाफ बात करने का, तो उस पर सरजनिश होनी चाहिए, उस पर रोक टोक होनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, उस पर वजाहत भी आनी चाहिए, क्योंकि मुल्की सालमियत का मामला है, किसी फर्द वाहिद का मामला नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि पंजाब में जब 500 से जायद आपने पीक एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर दिए, तो फिर सुहेल वड़ाई साहब का मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें तो बिल्कुल फिर पीका एक्ट के तहत होना चाहिए। और डीजी साहब ने तो ये तक कहा था कि उस इदारे को, यानी उन्होंने ऑब्वियसली जंग को रेफर किया है कि उन्होंने कहा कि उनके इदारे को भी ये देखना चाहिए था, जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। तो उस एतबार से अगर ये वाकई ऐसा है तो फिर तो जाहिर है कि ये केस बनता है। अब ये हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, और तो इस पर पीक एक्ट के तहत मुकदमा बनता है। ठीक है, नईम कुरैशी साहब साथ ही रहेगा है, और नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरा टॉपिक जिस पर आज हमने बात करनी थी और जिस पर आज बहुत बात हुई, 9 मई के 8 मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ की ज़मानत मंजूर हुई है और रिहाई का भी हुक्म हुआ है अदालत की जानिब से, जिस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इमरान खान की बेगुनाही साबित कर दी है, कहना सलमान अकरम राजा साहब ने ये बोला था, और उस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिस पर आज हम बात करना चाहेंगे। नईम कुरैशी साहब, आपसे ही गुफ्तगू करते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की ज़मानत से क्या हुकूमत को कोई ख़तरा पैदा हो सकता है, जिस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है सोशल मीडिया पर भी और सियासी हलकों में भी? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि इस हुकूमत को कितना हकीकी खतरा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हुकूमत बहुत खौफजदा है उनकी रिहाई से। ये तो उनके नाम से भी खौफजदा है, उनकी तस्वीर से भी खौफजदा है, जबकि सियासी जमातों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सियासी मुखालफिन के साथ ये सब कुछ करे। जहाँ तक इन मुकदमात की जमानत का ताल्लुक है, देखिए ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है सुप्रीम कोर्ट का। जिन हालात में उन्हें जमानत दी गई है
उसमें उनकी जमानत बनती थी। आपने देखा कि एक बहुत ही मुख्तसर सी समाअत हुई है और उस समाअत में ही उनको जमानत जो है वो दे दी गई। नईम साहब सुन पा रहे हैं मुझे? नईम कुरैशी साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और 9 मई के मुकदमात में बानिया तरीके इंसाफ की ज़मानत मंजूर हुई है और रिहाई का भी आज हुक्म हुआ है। चीफ जस्टिस के इस्तगासा और बानिया तरीके इंसाफ के वकील से 2 सवालात हुए थे। पहला सवाल ये था कि क्या ज़मानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है, और दूसरा, माजी में साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान को ज़मानत दी थी। नईम कुरैशी साहब से राब्ता बहाल हुआ है। नईम कुरैशी साहब कंटिन्यू कीजिए अपनी बात को। जी, तो मैं यही बात एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था। मैंने यही कहा था आपसे कि इतनी मुख्तसर सी समाअत में जो है वो आपको पता है कि उन्हें जमानत दे दी गई। सलमान सफदर साहब जो कि वकील हैं इमरान साहब के, उन्होंने सिर्फ एक जुमला ही कहा था अभी। उन्होंने कहा कि जी ना तो चालान पेश किया गया है और ना ही कोई समाअत हुई है, लिहाजा उसकी बिना पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बस यही रुक जाइए, हम इन्हें जमानत देते हैं। यानी ये प्रोसिक्यूशन का केस ही इतना कमजोर है। ये कहना कि पुलिस का एक आदमी जो है वो कमरे में छुप गया था, तमाम तर आपको पता है कि इमरान साहब से मुलाकातों की किस कदर बड़ी तादाद होती थी, ये मुमकिन नहीं था। तो कहने का मुख्तसर लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही कमजोर केस है। प्रोसिक्यूशन का कोई केस बनता नहीं है, लिहाजा उसमें उनकी जमानत हो गई। इसी तरह जो आपने देखा कि तोशाखाना का केस जिस तरह चलाया गया था, उसका हाई कोर्ट में क्या हाल हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी तरह जो है साइफर का केस हमने देखा। इसी तरह इद्दत का केस जो है वो एक निहायत ही बेहुदा केस था, उसका जो हाल आपने देखा कि हाई कोर्ट में हुआ। इसी तरह ये अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस जो है वो भी, इसका भी यही अंजाम होना है। आप बताइए कि उनकी बरियत या जमानत की दरखास्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 6 माह से सुन नहीं रहे, 6 माह से जमानत की दरखास्त नहीं लगा रहे। तो इससे हमें ये महसूस होता है कि हुकूमत बहुत खौफजदा है। हुकूमत चाहती है कि उनको इंसाफ न मिले। हुकूमत को ये बात मालूम है कि ये हमारा केस बहुत कमजोर है। सियासी तौर पे आप कितना भी कहते रहें, लेकिन कानूनी तौर पे ये केस बहुत कमजोर है। और आपने देखा कि जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं, उसमें ऐसे ऐसे लोग भी थे जो मौका वारदात पे मौजूद ही नहीं थे। यानी ऐसे लोग भी थे कि जो लाहौर में मौजूद नहीं थे। कुरैशी साहब लेकिन उनकी ऑडियोज मौजूद थी। बहरहाल लेकिन आज जो मामला सामने आया है, सवाल ले लीजिए। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, मेहरबानी करके इस बात की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। बार बार ये कहा जाता है ऑडियोज या वीडियोज, जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं उनकी कोई ऑडियोज वीडियोज नहीं थी। कोई तरतीब से अदालत में वीडियोज नहीं दिखाई गई, पॉइंट आउट नहीं किया गया। आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद का तो 2 साल से चालान पेश नहीं किया गया। इमरान साहब का 2 साल से, जिन मुकदमात में 2 साल तक आप चालान पेश ना करें और फिर फैसला कर दें 4 माह में। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया खान साहब ने ये कहा था कि 4 साहब अदालती निजाम पर हमें भरोसा होना चाहिए। जिस तरह आज आप प्रेस कर रहे हैं 8-9 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई है, तो फिर उस पर भी भरोसा कीजिए कि वहाँ भी फेयर ट्रायल हो रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो तमाम तकाज़ों को पूरा करते हुए हो रही हैं। सियासत में क्या तब्दीली आएगी इस खबर के साथ जो कि आज 8 मुकदमात में बानिया तरीके इंसाफ की जमानत मंजूर हुई है? इस पर ज़रा क्विकली जवाब दे दीजिए। नईम साहब सुन पा रहे हैं? जी आप मेरे से बात कर रहे हैं या कुरैशी साहब? अब्दुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है दोबारा से। अब्दुल्ला साहब आप ये बता दीजिए कि जिस तरह 9 मई के 8 मुकदमात में बानिया तरीके इंसाफ की जमानत मंजूर हुई है, रिहाई का भी हुक्म हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को? क्या हम ये समझें कि आगे आने वाले दिनों में भी अदालत की जानिब से कुछ मजीद रिलीफ मिल सकता है बानिया तरीके इंसाफ को, या मिलने वाला है? देखिए, अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें अदालतों पे भरोसा होना चाहिए है। इन्हीं अदालतों ने सजाएं भी दी, इन्हीं अदालतों ने रिलीफ भी दिए और ये वक्त ही बताएगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि 9 मई जिस तरह से उसको अभी ISPR की जानिब से एक कौमी जुर्म जो है वो करार दिया गया है। एक कौमी जुर्म के मुर्तकिब लोग जब तक के मेरे ख्याल में अपनी सजा नहीं भुगतेंगे और अपने किए के ऊपर नादिम नहीं होंगे,
तब तक मैं नहीं समझता कि कोई रिलीफ जो है वो मिल सकेगा, क्योंकि बात यह है कि एक जुर्म हुआ। अगर एक तरफ अदालत से मैं ये ज़रूर कहूँगा, बेगुनाह किसी को जो है वो नहीं मतलब पकड़ होनी हुँ, चाहिए। लेकिन 9 मई का जो एक वाक़या है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक साज़िश थी। वो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ साज़िश थी। हमारे शोहदा की बेतौकीरी की गई, हमारे अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, हमारे कौमी सलामती के इदारों के ऊपर हमले किए गए, हमारी पहली दिफाई लाइन आईएसआई के ऊपर हमला किया गया, बिल्कुल। हमारे जीएचक्यू सिंबल ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान को जो है वो आपने जो है निशाना बनाया। आपने गैर मुमालिक के अंदर जो है पाकिस्तान के तमस्खर उड़ाया। हुँ, आपने जो है बाकायदा मोबाइल स्क्रीन्स लगा के अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बर्तानिया के अंदर, यूरोप के अंदर पाकिस्तान के ऊपर झूठे इल्जामात जो है वो लगाए। आपने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जब आपको कर्जा मिल रहा था पाकिस्तान के गरीब कौम के लिए, तो आपने उस कर्जे को रोकने के लिए उनके सामने धरना दे दिया। क्या हुँ, ये जो है, क्या ये कम कौमी जुर्म है? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने भी ये किया, अभी अगर ये बात की जाती है वीडियोस की, जैसे अभी हमारे मोहतरम नईम कुरैशी साहब फरमा रहे थे, मैं ये एक दरखास्त करना चाहता हूं अली अमीन गंडापुर साहब से कि जनाब आपकी वहां तकरीबन अभी इस बार तीसरी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जो वहां पेशावर में आपका रेडियो पाकिस्तान जला, जो हुँ, चागी के पहाड़ जले, जो वहां सरकारी अमलाक के ऊपर फौजी जगहों के ऊपर हमले हुए, उनकी तो फुटेज आपके पास यकीनन होगी ना। बिल्कुल। आप उस फुटेज को निकालें हजूर, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, आप उसको हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लेके जाएं। क्या आपने उसके ऊपर कोई कमेटी बनाई? क्या आपने फैक्ट फाइंडिंग मिशन जो है वो बनाया? क्या आपने जो है इसके ऊपर कोई करारदाद लेके आए कि जनाब हम फैक्ट फाइंडिंग जो है वो करना चाहते हैं और ये हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं? अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ की है, और वो जो गड़बड़ की है आप देख लें कि क्या वजह है कि आदिल राजा, हैदर मेहदी और जो मुईद पीरजादा और इसी तरीके से जो वजाहत हुसैन जैसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ रोजाना गैर मुल्कों में बैठकर हर्रा शराई करते हैं, पाकिस्तान के मुतालिक झूठे बयानिए करते हैं, पाकिस्तान को शहबाज गिल जैसे लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारे परचम की जो है वो बेइज्जती करते हैं। आप मुझे सिर्फ बताइए कि क्या वजह है कि पीटीआई के लोग उनको फॉलो करते हैं? क्या वजह है कि पीटीआई ने 9 मई के अंदर जिन लोगों के वेरीफाइड अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगला, चलें इसको भी छोड़ दें, मुझे बताएं न्यूट्रल को जानवर किसने कहा था? किसने जो है वो उस टाइम पे उंगलियां उठाई थी? किसने जो है आर्मी चीफ के बनने के ऊपर कहा था कि जनाब ठीक है। किसी सूरत जो है वो जनरल आसिम मुनीर को जो है वो ना बनने दिया जाए ठीक हो आर्मी गया। चीफ? अब्दुल्ला हमीद गुल किसने जो साहब है साथ ही वो रहिएगा और अफवाज नईम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और अहम वाक़या आज पेश आया कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके के बाद आग लगी, जिससे 34 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं और आग पर अब काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। कराची में इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात देखने में आए हैं और आग लगती है लेकिन फिर जो है वो दोबारा से आग लग जाती है किसी बिल्डिंग के अंदर। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे नुमाइंदा खुसूसी वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस आग लगने की वजह क्या थी। क्या ये दूसरी जो पिछले काफ़ी दिनों पहले एक आग लगी थी उससे मुशाबत तो नहीं रखती है? क्या कोई एहतियाती तदबीर अपनाई गई थी? वकास बाकिर बताइएगा। वकास बाकिर, क्या देख रहे हैं आप? वजूहात क्या मालूम हुई हैं आग लगने की? देखिए, एम ए जिन्ना रोड से मुत्तसिल जैकब लाइन की जगह है जहां पर ये 2 मंजिला इमारत थी, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने के लिए जमा किया गया था। आतिशबाजी का सामान बड़ी भारी मिकदार में यहाँ पर मौजूद था और इसी इमारत में कारोबारी जगह है। एम ए जिन्ना रोड कराची की मसरूफ़ तरीन शाहरा है। धमाका इस कदर शदीद नौयत का था कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी और इसका धुआं उठता दिखाई दिया। इस जो इमारत जहां पर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का काम है, यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स की फरोख्त की दुकानें हैं, इस जगह इससे बिल्कुल मुत्तसिल ही सरकारी तालिबा गर्ल्स स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भी है। जो मैंने आपको बताया जिस तरह धमाके की नौयत थी, अब तक 27 अफराद जख्मी हुए और अब से कुछ देर पहले एक बच्चे की नाश निकाली गई है जो इंतहाई झुलसी हुई नाश थी। असद शाह था, हाफिज कुरान था, पटेल पड़ा के रिहायशी इस इलाके की। अब सूरत हाल यह है कि आतिशबाजी का सामान इतनी भारी मिकदार में यहाँ पर
क्यों जमा किया गया था? इब्तिदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद वो परमिटेड दुकान थी, लेकिन कानून ये कहता है कि एक मुकर्ररा मियाद से ज़्यादा वहाँ पर आतिशबाजी का सामान किसी भी जगह पर जमा नहीं किया जा सकता। क्यों हमारे ट्रेड लाइसेंस ब्रांच जो कि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए कंट्रोल है, लेबर डिपार्टमेंट और दीगर हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, EOBI, सेसी, इन सब लोगों की नज़र से क्यों ये ओझल थी ये दुकान? क्या इस तरह पर काम हो रहा था? इस इमारत में लोग मुकीम थे। न सिर्फ इस इमारत में लोग जख्मी हुए, बल्कि इस इमारत की शिद्दत इतनी थी और इसका मलबा इतना था कि दूर यहाँ से जो कई फरलांग दूर रिहायशी बिल्डिंग है, जो सी प्रीज प्लाजा मशहूर अपार्टमेंट है जहाँ पर हमदर्द हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर एक बाइक राइडर समेत मुतादिद लोग शीशा लगने से और मलबा गिरने से और लोहा गिरने से जख्मी हुए। एक बाइक राइडर जो बेचारा ऑनलाइन बाइक सर्विस पर काम करता था, अपनी राइड का मुंतजिर था, वो भी इसमें शदीद जख्मी हुआ है और जिंदगी की कश्मकश में है, जंग लड़ रहा है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। अफसोसनाक वाक़े के कई एक पहलू हैं, लेकिन इब्तिदाई तौर पर यह कहा जा सकता है कि शायद ये दहशतगर्दी का इसमें कोई अंसर नुमायां नज़र नहीं आ रहा। CTD का कराची के इंचार्ज राजा उमर खत्ताब ने भी यहाँ पर दौरा किया था। आज इस वाक़े के तनाजुर में एक और अहम बात ये थी कि तमाम रेस्क्यू सर्विसेज के इदारे और सूबाई हुकूमत के बल्दियाती इदारे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम कर रहे थे। अगर उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर न होती तो इससे ज़्यादा जानी नुकसान होने का खदशा था। आज चूँकि सरकारी स्कूल में तातील थी, जिसकी वजह से यहाँ पर तालिबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद गैर हाजिर मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से जानी नुकसान कम हुआ। अंदाज़ा आप ये लगाएं कि इस इमारत में जो दुकानों पर, ये दफातर में काम करने वाले लोग थे, न सिर्फ वो जख्मी हुए हैं, बल्कि इससे कई फरलांग दूर जो फ्लैट्स में रिहाइश पजीर लोग थे वो भी। या उसके इर्द अच्छा, वकास बाकर ये बताइएगा, वकास बाकर ये बताइएगा, जो जख्मी हुए हैं उनमें क्या कोई शदीद जख्मी भी है? जख्मियों की हालत कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी हैं उनमें 12 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उनमें से चंद एक की सूरत हाल ज़्यादा क्रिटिकल है। कुछ ज़ख्मियों को जो मामूली ज़ख्म थे, जिनको मामूली ज़ख्म आए थे, कुछ को शीशे लगे थे, कुछ को पत्थर लगे थे या कुछ जो छलांग लगाते हुए गिरे थे, उनमें उनको कुछ अफराद को डिस्चार्ज भी किया गया है। ताहम 12 की हालत तशवीशनाक है। अब से कुछ देर पहले साथ ही रहिएगा, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, नईम कुरैशी साहब हैं और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम कुरैशी साहब, हमने काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं में इमारतों में आग लग जाती है, लेकिन फिर सेफ्टी मेजरमेंट्स क्यों अपनाए नहीं जाते हैं? और जो चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं वो चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रख पाते हैं? इतनी जिंदगियां दाव पर लग जाती हैं, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? देखिए, कराची बहुत बड़ा शहर है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी का शहर है। इसका तूल अर्ज भी बहुत ज्यादा है। एक कोने से दूसरे कोने में आने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे दरकार होते हैं और अगर ट्रैफिक जैम हो तो इससे ज्यादा वक्त भी हो जाता है बाज़। अब हुआ यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको, इन चीज़ों को लुक आफ्टर करें, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे भी सियासत की नज़र हो गए हैं, तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो कराची के मेयर साहब को हैं और मेयर साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और उनके, आपको पता है कि उनके मेयर मुंतखब होने पे भी बड़ा तनाज़ा है। बिल्कुल। तो ये वजह है कि इख्तियारात जो है सिंध हुकूमत ने सिर्फ मेयर साहब को दिए हुए हैं, DMCs के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए कराची में जो है आपको पता है कि ना कोई सीवरेज का निज़ाम है। आपने देख लिया कि पिछले 2 दिन की बारिश में कराची में क्या हुआ। तो उस एतबार से आप देख लें कि वो सिर्फ मेयर का काम नहीं है या किसी एक पार्टी का काम नहीं है। जब बल्दिया वजूद में आ जाती है तो फिर पार्टियों का वजूद ख़त्म हो जाता है। फिर DMCs और काउंसलर्स का काम है कि अपने इलाकों की लुक आफ्टर करें और बिलखसूस इतने बड़े शहर की। लेकिन होता यह है कि बल्दिया के जो हकीकी नुमाइंदे, उनको कोई इख्तियारात नहीं है, वो हर वक्त फाइनेंशियली शॉर्टेज का शिकार रहते हैं, उन्हें फंड्स फराहम किए नहीं जाते। लिहाजा पूरे शहर को आप जो है वो इस तरह लुक आफ्टर नहीं कर सकते जिस तरह के करना चाहिए। ठीक है, नईम कुरैशी साहब साथ ही रहिएगा। नईम कुरैशी साहब साथ ही रहेगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पटाखों की में आग लगती है, धमाका होता है, दूर तक सुनाई देता है, उसके पास एक स्कूल भी था, अगर आज स्कूल बंद ना होता जानी नुकसान, माली नुकसान ज़्यादा हो सकता था। तो जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी इस तमाम सिनेरियो की? पिछले दिनों भी हमने देखा आग लगती है कराची के अंदर, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट्स अपनाए नहीं जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में?
देखिए, ज़िम्मेदारी जो है वो उन हुकूमती इदारों की होती है जो इसकी तनख्वाह लेते हैं। बाकायदा सेफ्टी के हवाले से इस किस्म का आप ये भी देखिए कि कराची में नमी होती है हुँ। और मौसम बरसात के बाद जो 2 दिन की शदीद बारिश हुई, उसके अंदर बरसात जो है वो ज़ाहिर है पटाखों जैसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा असरअंदाज़ करती हुँ। है। और बाकायदा सेफ्टी के कुछ उन्होंने सिस्टम बनाए होते हैं, फायर हाइड्रेंट्स मौजूद होते हैं, पानी की चीज़ होती है, रेत की बाल्टियाँ होती हैं, यानी कि बाकायदा और फिर इसी तरीके से बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं, जो आग बुझाने के अंदर किरदार अदा करते हैं। देखना ये है कि उसको क्या वहाँ उसका नफ़ाज़ था? क्या अगर वहाँ नहीं था, तो फिर कौन ज़िम्मेदार है? ज़ाहिर है, सिंध हुकूमत ज़िम्मेदार है, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। ये हमें मालूम है कि बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल है कराची, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल चोरी होते हैं, जहाँ लोगों की जो आपने देख ही लिया कि लोगों को कत्लेआम भी किया जाता है, जहाँ आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, चलती औरतों को जो है वो निशाना बनाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसी तरीके से पानी का भी ठीक जिस है, तरह से अब्दुल्ला कुरैशी हमीद गुल साहब ने साहब फरमाया, अब्दुल्ला देख हमीद गुल लीजिए, साहब एक तरफ चीफ अ, मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी, जी, आप ठीक है, फरमाइए। अब 30 सेकंड अब वाइंड अप की तरफ हमें बढ़ना है। हमें जो है ना वकास बाकिर से एक सवाल करना है। वकास बाकिर, ये बताइएगा कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, कूलिंग का अमल जारी है, तो कब तक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा ये तमाम तर काम, और कब तक इस बात का तयन हो जाएगा कि वजह क्या थी आग लगने की? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन करीबन मुकम्मल हो ही चुका है। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल चंद एक घंटे में हो जाएगा। जो अफराद जिनके बारे में शुबा था कि वो मलबे तले दबे हो सकते हैं या अंदर हो सकते हैं, उनमें से एक बच्चे की नाश को तो निकाल लिया गया है। इस वक्त इस जो वाक़या मैंने आपको जिस तरह बताया, सिर्फ आग लगने का वाक़या नहीं है। यहाँ पर आतिशबाजी का सामान मौजूद था, वो उसका गोदाम था, जिसमें जो है ये धमाका हुआ और फिर ये आग लगी। तो इसकी वजह से धमाका हुआ। लोग झुलसे हैं, लोग ठीक है, वह बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप नईम कुरैशी आपका। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और इस तरह की नागहानी आफात से जो कि सैलाब आया है, फिर मानसून बारिशें हैं, फिर ये धमाके का आग का वाक़या सुनने में आया है, इससे अल्लाह हमें महफूज करे। हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।